राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। करनाल में सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा कि हम करनाल की सीट के साथ साथ हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही अनिल विज के ट्वीट को लेकर कहा कि वो हमारे सीनियर नेता है और उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और मनोहर जी के निवास पे आज आना हुआ है और यहाँ से हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए मजबूती से यहाँ से हम काम करेंगे और आज जिस प्रकार का जो उत्साह पूरे प्रदेश में है देखने को मिल रहा है, उसका परिणाम है कि बड़े मैंडेट के साथ करनाल तो हम जीतेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र विज साहब, मैंने कहा है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका मार्गदर्शन पहले भी हमें मिलता रहा है, अब भी मिलेगा और वरिष्ठ नेता। हरियाणा में नई सरकार में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अभी तक विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया है, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार में बदलाव को करीब 10 दिन का वक्त हो चुका है और ऐसे में कई मंत्रियों को भी अलग से शपथ दिलवाई गई है, लेकिन अब तक किसी को भी विभागों का बंटवारा सरकार में नहीं हुआ है। उसको लेकर हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 10 दिन के करीब का वक्त हो गया है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, आखिर क्या वजह मानते हैं? ये हर चीज़ में परसों शपथ हुई है, समय लगता है, कोई इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा समय प्रक्रिया, उसमें जो भी समय मिलेगा हिसाब से करेंगे। अभी काम भी कौन सा चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, पब्लिक के काम भी कोई ज़्यादा तो रुक नहीं रहे, आचार संहिता है। क्या ऐसा भी है कोई कि दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है मंत्रियों की तरफ से कि उनको ये विभाग मिले, उसको ये विभाग मिले, ऐसा भी कुछ? क्या मंत्री बनने के लिए दौड़ लगाई कि दिल्ली तक? ना दौड़ है, संगठन का काम है, संगठन जो तय करेगा, जो दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के तहत सब लोग हैं और ये सब ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार है, एक कुनबा है। ना दौड़ की जरूरत है, जो बैठा है संगठन का काम करना, चाहे सत्ता में करे या सत्ता से बाहर करे। सर, जिस तरह से 10 दिन का वक्त है, सरकार का जो कामकाज है, क्या उस पर नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है इनसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और क्या है कि जो प्रक्रिया समय लगता है, तो समय में समय चाहिए, सब कुछ बदला है, मुख्यमंत्री नए आए हैं, सब मंत्रियों को नई शपथ मिली है, थोड़ा समय तो लगता है। दक्षिण हरियाणा को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40% की भागीदारी मंत्रिमंडल में। अभय सिंह, बनवारी लाल, संजय सिंह, खुद आप और सीमा तिरखा, कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्र को? नहीं, दक्षिण हरियाणा जो दायित्व, जिम्मेदारी 5 हम मंत्री बने हैं और दक्षिण हरियाणा को जो दायित्व मिला है और मिलने के योग्य है, मिलना चाहिए। इसमें 2 केंद्र के मंत्रियों के जोड़ लें तो 7 हो जाते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मान लो केंद्र का अलग है, प्रदेश का अलग है, इससे कोई मतलब। फायदा मिलेगा दक्षिण हरियाणा को जिस तरह से भागीदारी दिखाई गई है? नहीं, भागीदारी ना होना उससे कोई महत्व नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना हरियाणा में विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर जिले में विकास हुआ, कभी हुआ नहीं। कोई जहाँ मंत्री थे वहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ बहुत विकास हुआ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ। और आज ये विकास है, लोगों की समस्या है, हम सब मिलकर काम करेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो डिपार्टमेंट के बंटवारे को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने अभी शपथ ली है, 2 दिन पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, ऐसे में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो सरकार के कामकाज हैं वो लगातार चलते रहेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। तो कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस डिप्रेशन की स्थिति में आ गई है। अमेठी, रायबरेली जैसी सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में सभी प्रदेशों में बीजेपी ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। 1977 में एक ऐसा टाइम आया था
जब कांग्रेसी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में ये था कि कोई विधानसभा की टिकट नहीं दे रहा था। और अब जो उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से हैं। 28 MP 19 में भी बने, फिर 24 में 2014 में बने, 19 में बने, 28 के 28 जीते और खुद जाके वाराणसी से जीता है। यहाँ ये हालत हो रही है कि अमेठी रायबरेली सोनिया जी ने रिटायरमेंट ले ली। राहुल गांधी जाके कहते हैं कि मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं करे। तो जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं वहाँ का लीडर भी पार्टी छोड़ के चला जाए तो आप उसका फॉल आउट देख लें। फिर लोगों में क्या, जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज़्यादा कभी। टोहाना में बीजेपी के नवनियुक्त चेयरमैन वेद फूला सांसद सुभाष बराला के निवास स्थान पर पहुंचे और उनका आभार जताया। और इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और जब तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी तब तक बीजेपी का उम्मीदवार हर घर में पहुंच चुका होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए ये सब कार्यकर्ता यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इन्होंने अपनी कमर कस रखी है और जब तक विरोधी दल का कैंडिडेट आएगा उससे पहले तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ के ऊपर हर घर में जा कर के वोट की अपील करते हुए युवाओं का सहयोग लेते और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले चुका होगा। ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश के अंदर आज हताशा और निराशा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता हों, उनके युवराज हों या उनके प्रदेशों की टीम हो, वो इतने हतोत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बूथ और पन्ने तक की टीम बना करके और 10 में से 6 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करना तो दूर की बात है, अपने संगठन के पदाधिकारियों की सूची भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के मामले में बहुत। महेंद्रगढ़ में राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के गांव आकोदा में, जहां नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया गया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महेंद्रगढ़ में मंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बार महेंद्रगढ़ में मंत्री बनने के बाद प्रवेश किया आपने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, महेंद्रगढ़ जिले में जो विकास की जो कमियां थी वो आपके मंत्री बनने के बाद उम्मीदें हैं कि जग जाएंगी। विकास की ना कमी पहले दिन आगे रहेगी। तो सर, आगे जैसे IMT कुटाना आकोदा में खड़े हैं, तो IMT कुटाना की बात नहीं हो तो किस प्रकार से सर IMT कुटाना कैसा कार्य चलेगा? IMT कुटाना पक्का बनेगा, बढ़ के रहेगा, प्रोसेस चालू, प्रक्रिया चल रही है। तो सर, लोकसभा चुनाव में धर्मवीर जी को टिकट दी गई है बीजेपी की, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये थे नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मवीर जी को टिकट दी गई है और वो भारी मतों से विजयी होंगे। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन राधेश्याम दिलीवान के साथ। हरियाणा के नवनियुक्त मंत्री कुंवर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। जिसका भी नाम आता है वो कुछ समय में ही पार्टी छोड़कर भाग जाता है। तो मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्यमंत्री पद से त्याग देने को एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि उन्होंने महाभारत में, रामायण में त्याग सुना था, लेकिन पहली बार अपनी आंखों से देखा है जो उन्होंने पार्टी के लिए फैसला किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सुनामी है किस्म से। आज दूसरे दलों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ ले। कैंडिडेट का नाम विपक्षी दलों में चर्चा में आता है, उससे पहले वो आदमी पार्टी छोड़ जाता है या चुनाव लड़ने से मना कर देता है। मोदी जी का जो 400 का सपना है वो 100% उसका पूरा करेंगे। 400 से ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में प्रदेश की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी।
सिरसा में लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने सरसाईनाथ मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक तंवर ने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट के लिए लोगों में उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि सभी 10 की 10 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का आंकड़ा क्रॉस करेगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल के करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अशोक तंवर ने कहा कि लाखों वोट्स के मार्जिन से मनोहर लाल जीत हासिल करेंगे। रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। एक एक दिन में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। दूसरे लोग तो अभी मैदान में है ही नहीं और देश ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को विकसित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली भी जो हमारे विकसित देशों में जो सुविधाएं मिलती हैं, उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में यहाँ पर आए, वो सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए पूरा लोगों ने मन बना लिया है। 400 पार का 400 का आंकड़ा पार होगा और भारतीय जनता पार्टी और बड़े मुद्दों के लिए आने वाले समय में काम करेगी। देखिए, उनको तो क्या कहेंगे, जनता ने उनको 2 बार आईना दिखाया है, हकीकत दिखाई है कि अगर देश के खिलाफ काम करोगे तो देश की जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। 140 करोड़ लोगों में से आज बड़ी आबादी वो देश को बनाने वाली है। वो ये जानती है कि देश के निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और ऐसे में किसी और को, दूसरे व्यक्ति को या किसी पार्टी को मौका देंगे तो वो उसमें काम में बाधा आएगी और देश उस बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पलवल के गांव बघोला स्थित टिवोली रॉयल प्लेस में फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बैठक में पिछले 10 सालों में गरीब, किसान, महिला, युवा और मजदूर के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने देश, प्रदेश और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कार्य किए हैं और इन 10 सालों में भारत को जो स्वरूप बदला है उन सभी पर चर्चा की गई है। क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गया है तो मोदी सरकार ने और हमने जो 5-10 साल में इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, और इन 10 सालों में जो भारत का स्वरूप बदला है उस सब की आज चर्चा हुई है और जिस तरह का लोगों में जोश और उत्साह है तो तय है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा से पहले से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्रिमंडल विस्तार कोई लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं किया गया, ये तो क्योंकि नया मंत्रिमंडल में नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और एक बीजेपी की अब अकेले की सरकार है, पहले साझे की सरकार थी, तो हर क्षेत्र को और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसकी कोशिश हुई है कि कोई भी क्षेत्र और कोई भी जाति सरकार में प्रतिनिधित्व से अछूती ना रहे, सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का प्रयास किया गया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने को लेकर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सरकार और चुनाव में 20% हिस्सेदारी का था। तो बात 2 लोकसभा सीट की नहीं थी। अगर बीजेपी जेजेपी से किया वादा पूरा करती, लेकिन इन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, इसलिए गठबंधन टूट गया और आज वो विपक्ष में है और लोकसभा चुनावों में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा है, हमारा बीजेपी के साथ 20% की हिस्सेदारी का एक फॉर्मूला तय हुआ था, सरकार में भी और उसके साथ साथ चुनावी उसमें भी। बीजेपी से जब अब ये पीछे बातचीत हुई तो उसके अंदर बात 2 सीटों की नहीं थी, बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर दे। मगर उन बातों पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, वो बातें सिरे नहीं चढ़ी और गठबंधन टूटा। उसके पश्चात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। अब हम 10 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का हर नागरिक चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है। चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जानकारी या तथ्य सामने आए हैं वो चिंताजनक है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हमारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। हम चुनाव में खर्चे नहीं कर सकते हैं और चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते। खासकर ये ऐसे समय पर हो रहा है जब चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। On the Congress party, and it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. Even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एल्विश के खिलाफ पुलिस ने जांच बढ़ा दी है, तो वहीं एल्विश पर लगा हुआ एनडीपीएस एक्ट हटा दिया गया है क्योंकि वो गलती से लगाया गया था। पुलिस का कहना है जब एल्विश यादव को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया तब उन पर गलत धारा लगाई गई थी। एल्विश के वकील ने बुधवार को कोर्ट में अर्जी देकर धाराओं में दोष को लेकर कोर्ट को अवगत भी करवाया था, जिसके बाद अब पुलिस ने अपनी गलती में सुधार किया है। एल्विश यादव नोएडा के जेल में बंद है और एल्विश के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीती 17 तारीख को मशहूर यूट्यूबर व OTT 2 के विनर एल्विश यादव की गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने नोएडा से की थी और उसके बाद जो तमाम जांच है वो नोएडा पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके बाद नोएडा पुलिस कई बार गुरुग्राम आकर भी सबूत जुटा चुकी है और जो एल्विश यादव है वो अभी सलाखों के पीछे है। ऐसे में हम एल्विश यादव के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ यहाँ पर अपने उसके फैंस का तांता लगा रहता था, तो आज ये मकान जो है वो सुनसान नजर आ रहा है। हालांकि वजीराबाद के सेक्टर 57 में भी उनका एक मकान है, मगर बताया जा रहा है कि उनका परिवार है वो ही यहीं इसी मकान में मौजूद है और किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। उनके पिता बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं, क्या एक बाप से ज्यादा कोई दुखी हो सकता है। तो ऐसे में वो कैमरे के सामने आने से अब दूरी बना रहे हैं। एल्विश यादव के ऊपर जो सांपों का जो जहर है उसकी तस्करी का जो है आरोप
के तहत मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे के तहत एलविश यादव की गिरफ्तारी की गई है। और इस पूरे मामले के अंदर एलविश यादव के जो दोस्त थे उनको भी नोएडा पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है और 120B के तहत जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो यूपी पुलिस जो है संभाले हुए है। यूपी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आपको बता दें कि एलविश यादव की जो गिरफ्तारी है वो 17 तारीख को नोएडा से की गई थी और नोएडा के अंदर ही कुछ समय पहले एलविश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये पहला मुकदमा एलविश यादव का नहीं है, बल्कि इससे पहले भी गुरुग्राम के अंदर एक मारपीट का मुकदमा एलविश यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था। मगर ऐसे में फिलहाल जो जांच की आंच है वो एलविश यादव तक पहुंच गई और एलविश यादव के बाद जो एलविश यादव के जो दोस्त हैं उन तक भी जांच जो है की जा रही है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो यूपी पुलिस एक बार फिर गुरुग्राम आने वाली है और आकर के यूपी पुलिस जो है एलविश यादव के जो और जो बड़ा सर्कल है उसमें भी जो है पूछताछ कर सकती है। एक मशहूर सिंगर का नाम भी जो है लगातार आज सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक यूपी पुलिस ने उस नाम को लेकर के पुष्टि नहीं की है, जिस वजह से हम भी उस नाम को अभी नहीं बता पाएंगे। मगर ये जरूर माना जा रहा है कि इस पूरे रैकेट के अंदर एलविश यादव अकेले जो है सांपों के जो जहर है उसकी तस्करी के कारोबार से नहीं जुड़ सकते हैं, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई और भी लोग होंगे। उन सभी लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए जो यूपी पुलिस है लगातार जांच कर रही है। जो कॉल्स थे उनको खंगाला जा रहा है और ऐसे में 2 ऑडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है गर्माता नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी पुलिस अब गुरुग्राम कब आती है और गुरुग्राम आकर के किस तरीके के सबूतों को जुटाती है और क्या कुछ निकलकर इस पूरे मामले के अंदर सामने आता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। अब बात करते हैं मुफलिसी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की। कंगले पाकिस्तान की एक नई करतूत सामने आई है। भारत की शान बासमती चावल को पाकिस्तान चुराने पर तुला है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। कंगले पाकिस्तान की एक नई करतूत सामने आई है। भारत की शान बासमती चावल को पाकिस्तान चुराने पर तुला है। पाकिस्तान भारत के बासमती चावल की किस्मों को चुराकर उनका नाम बदलकर अपने यहाँ पर उगा रहा है, जिसके चलते भारत के किसानों के साथ पाकिस्तान धोखा कर रहा है। पाकिस्तान में AIRI किस्मों की अवैध बीजों की खेती पूसा बासमती 1121 PB 1121 से शुरू हुई। इस किस्म को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में PK 1121 एरोमेटिक के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे 1121 कायनात बासमती के रूप में भी विपणन किया जा रहा है, लेकिन ये अकेला PB 1121 नहीं है। पाकिस्तान अन्य लोकप्रिय IARI नस्ल की किस्में भी उगा रहा है, जैसे कि 2010 और 2013 में जारी पूसा बासमती 6 PB 6 PB 1509 जो अन्य अधिक उपज देने वाली बासमती किस्म के 113 से 145 दिनों के मुकाबले 115 से 120 दिनों में पकती है। पाकिस्तान में इसका नाम बदलकर पाकिस्तान किसान बासमती कर दिया गया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, दूसरे देशों की तकनीक को चुराकर अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहा है। इन हरकतों की वजह से ही पाकिस्तान की दुनिया भर में फजियत हो रही है, कभी गधों की सप्लाई तो कभी दूसरे देशों की तकनीक की चोरी। बहरहाल कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। इसके साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।